गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं विनीत स्वागत करता हूं आप सभी का संदीप क्लासेस पर। जैसा कि पता है, आज जो क्लास लेने वाले हैं पीटी के लिए, जो आपका यूपी ट्रिपल सी पीटी है उसके लिए, जो जिसमें साइंस पूछी जाती है 5 नंबर की आनी है उसमें, तो उसमें जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो तो रहेंगे। उसके साथ जो अभी तक यूपी ट्रिपल सी में आए हुए क्वेश्चन है अदर एग्जामों में जो आए हैं वो क्वेश्चन रहेंगे। जिसने अभी तक बिल्कुल भी साइंस को नहीं पढ़ा है उसके लिए तो बहुत यूजफुल ये क्लास है। अगर एक बार पूरी क्लास देख लेता है तो वो 5 नंबर सिक्योर कर लेता है कि 5 नंबर उसके इस क्लास से सिक्योर होने वाले हैं। अगर बिल्कुल अच्छी तरीके से 2 बार 3 बार एग्जाम के पहले आप देख के जाइएगा, इससे बाहर, इस क्लास से बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। पूरा सेशन, पूरा वीडियोस आप अच्छे तरीके से देखिएगा। नोट करने की जरूरत नहीं है, आप चला के रख लीजिए, सुनते रहिए प्रॉपर और देखते रहिए। 3-4 बार देखिएगा, अपने आप चीजें याद हो जाएंगी वो। अब चलते हैं अब आज की क्लास पे, जो यूपी ट्रिपल सी पीटी के लिए बहुत ही यूजफुल है। देखते हैं, पहला सेक्शन अपना रहेगा, पहला जो सेगमेंट रहेगा आपका अब जो भौतिक विज्ञान फिजिक्स का रहेगा, फिर दूसरा वाला केमिस्ट्री का रहेगा, फिर बायोलॉजी का रहेगा। तीनों साइंस आज कवर करने वाले हैं, जिसमें लगभग 500 के आसपास मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो अदर एग्जामों में आए हुए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। सब लोग क्लास को भी शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। 3-4 बार जरूर देखिएगा इसको, इससे बाहर नहीं जाने वाला, ये समझ लीजिए आप। अब देखिए पहला क्वेश्चन है कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक क्या होगा? कार्य का मात्रक जूल होता है। अब जूल और किसका मात्रक होता है? देखो, जूल मात्रक होगा उष्मा का, ठीक। बल आघूर्ण का, किसका? बल आघूर्ण। तो ऊर्जा किसका मात्रक होगा? नंबर 1 तो कार्य का होगा, नंबर 2 उष्मा का होगा, नंबर 3 बल आघूर्ण का होगा। क्या? जूल। नंबर दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नंबर 3 ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन, ज्योति फ्लक्स मात्रक है ल्यूमेन का। आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, 3-4 बार देखेंगे, सब चीजें अपने आप हम रटा देंगे। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिविता की या फिर रेडियो सक्रियता की क्यूरी। अगर देखो कभी कभी यहाँ पे रेडियो सक्रियता की यूनिट जो पूछेगा तो हेनरी बैक्यूल दिया गया ना, तो वो आंसर होगा, तो उसमें क्यूरी नहीं होगा। अब देखते हैं पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो संवेग और वेग से क्या प्राप्त किया जा सकता है? द्रव्यमान। अब देखो, जल में तैरना न्यूटन का कौन सा नियम के कारण होता है? वैसे जल में तैरना डूबना जो नियम रहेगा आर्किमिडीज का रहेगा, लेकिन आर्किमिडीज जो प्रिंसिपल काम करेगा तो उत्प्लावन बल से काम करेगा। लेकिन अगर दूसरे में न्यूटन के नियमों का अगर कोई पालन करेगा जल पे तैरने का, तो न्यूटन का थर्ड एक्शन रिएक्शन जो बात करता है, जो हमारा फोर्स हम जितना ऊपर से लगाएंगे उतना फोर्स नीचे से भी लगेगा, तब वो चीज बैलेंस रहेगी। तो न्यूटन का थर्ड लॉ भी इस पे इंप्लीमेंट होगा, काम करेगा। अगर रॉकेट की बात करेंगे, रॉकेट के सिद्धांत पे काम करेगा, तो संवेग के संरक्षण नियम पर काम करेगा। अगर अश्व मतलब एक घोड़ा है, यदि एकाएक चलना प्रारंभ करता है, मतलब वो खड़ा है, जल्दी से एकाएक चलना प्रारंभ करता है, तो प्रारंभ कर दे, तो अश्वरोही मतलब जो उस पर आदमी बैठा है गिरने की आशंका का कारण, जो जैसे घोड़ा खड़ा था, अचानक चलने लगा, तो उस पर जो घुड़सवार बैठा है उस गिरने का कारण क्या होगा? जड़त्व का कारण होगा। और जड़त्व कौन सा होगा? विश्राम का जड़त्व, क्योंकि वो जो आदमी बैठा है उस पर बिल्कुल स्टॉप अवस्था, बिल्कुल सिंपल अवस्था में बैठा है, वो तैयार नहीं उस चीज के लिए, विश्राम में बैठा है। तो जड़त्व कौन सा होगा? जड़त्व तो होगा ही होगा, बट कौन सा जड़त्व होगा? विश्राम का जड़त्व होगा, विश्राम का जड़त्व। देखते हैं नेक्स्ट है कालीन की सफाई जैसे ऐसे चादर पकड़ते हो ऐसे फेंकते हो ना, ऐसे करके ऐसे करते हो ना, तो कालीन की सफाई के लिए यदि उसे एक छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो गति का प्रथम नियम या फिर जड़त्व का प्रथम नियम, जड़त्व का नियम। फिर समुद्र में उत्प्लावन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के सतह के ऊपर रहता है? तो कितना भाग ऊपर रहेगा? 1/10 समुद्र के ऊपर रहेगा और 9/10 समुद्र के अंदर रहेगा। अगर अंदर की बात कर लेता ना
तो अंदर कितना रहेगा, तो अंदर कितना रहेगा 9/10। ऊपर कितना रहता है 1/10। देखते हैं प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आपका प्रकाशीय ऊर्जा का। स्वचालित वाहनों में द्रव्य चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का अनुप्रयोग होता है, तो पास्कल्स के नियम से। जो ब्रेक लगती है आजकल पावर ब्रेक जिसको बोलेंगे, तो किसके नियम पर काम करेंगे, आपके पास्कल्स के सिद्धांत पे काम करते हैं। फिर देखेंगे अगर जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से बाहर आती है, तो क्रीम किस कारण से बाहर आएगी, तो अपकेंद्र के कारण। क्योंकि अपकेंद्र कैसे लगेगा, ये बाहर की ओर लगता है, ये किस ओर लगेगा, बाहर की ओर। अगर अभिकेंद्र की बात करेंगे, तो अभिकेंद्र ये किस तरफ लगेगा, ये केंद्र की ओर लगेगा, अंदर की ओर लगेगा, केंद्र की ओर या फिर अंदर की ओर, अंदर की ओर लगेगा। तो किस जो मठा, अब देखो क्रीम निकालने के लिए मशीन यूज की जाएगी वो, और वॉशिंग मशीन भी इसी सिद्धांत पे काम करेगी। वॉशिंग जो कपड़ा धुलने वाली वॉशिंग मशीन, तो ये बाहर की तरफ फोर्स क्रिएट करते हैं, बाहर की तरफ लगता है। तो ये कौन सा होगा, अपकेंद्र बल। जो अंदर की ओर लगेगा वो अभिकेंद्र बल। जैसे हम रोड पे जब चलते हैं तो हमारा जो गाड़ी है पीछे की तरफ, बाहर की तरफ, पीछे का हिस्सा बाहर की तरफ जाता है, तो किस कारण, अभिकेंद्र बल के कारण। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करेगा, तो जेट इंजन रैखिक संवेग के संरक्षण पे काम करेगा। रैखिक संवेग के संरक्षण पे काम करेगा। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, आप भी जानते हो उपग्रह की ऊंचाई 3600 किलोमीटर होती है, 36,000 किलोमीटर होती है। 36,000 किलोमीटर सैटेलाइट की हाइट होती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है, तो 1/6 भाग होता है। अब देखो एक क्वेश्चन इस पे बोलता है कि पृथ्वी पर अगर भार अगर 60 kg है, तो चंद्रमा पर कितना होगा, सिंपल है, तो कितना होगा 1/6 होगा, तो 10 kg हो जाएगा, चंद्रमा पे उसका भार हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है अपना, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार कैसा होगा, तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पृष्ठ तनाव की अगर यूनिट की बात करेंगे तो न्यूटन पर मीटर होगा। अब देखो इसमें एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि जब पानी में डिटर्जेंट मिलाते हैं तो पृष्ठ तनाव घटता है, बढ़ता है, या फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो घट जाता है। तो पानी में डिटर्जेंट मिलाने पर पानी का पृष्ठ तनाव घट जाता है, ताकि जो पानी में डिटर्जेंट मिला है वो कपड़ों के बहुत अंदर तक जाके मैल की सफाई करता है। तो किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। कपूर की छोटे छोटे टुकड़े जल के सतह पर क्यों नाचते हैं, अगर छोटे छोटे टुकड़े अगर कपूर के जल के सतह पर फेंकोगे तो थोड़ा मतलब उनको लगेंगे ये डांसिंग तरीके से, तो किसके कारण करेंगे, तो पृष्ठ तनाव के कारण। अगर पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, इसका कारण होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत, कि उसका एरिया कम होता है, उसका एरिया ज्यादा होता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सुई पानी में डूब जाती है बट उस पर अगर तेल लगा दिया जाता है तो फिर वो तैरती रहती है, वो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। आर्किमिडीज के नियम किससे संबंधित है, तो उत्प्लवन नियम। जो प्लवन नियम है उससे संबंधित है आर्किमिडीज के सिद्धांत। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो न्यूटन बाबा ने किया था। अब कौन सा 1 kg द्रव्यमान के एक पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वबल का सही मान है, तो 9.81 हार्स पावर कितना, एक हार्स पावर किसके बराबर होगा, 746 वाट के बराबर होगा। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरेगी, देखो क्वेश्चन आ गया भाई, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरेगी, तो पृष्ठ तनाव के कारण। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, मेरा यकीन मानो, आप इसको 2-3 बार करके जाइएगा। ये जो सीरीज है, ये जो सेगमेंट बनेगा, इसमें 500 क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपका पीटी में एक भी क्वेश्चन नहीं इससे बाहर जाएगा। आप मिला लेना 7-8 को, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। एक गेंद को 36 से कितने कोण पर फेंका जाना चाहिए कि अधिकतम दूरी
तय करे। तो किसने कितना 45 डिग्री के कोण पर फेंकना चाहिए, 45 डिग्री। अगर सबसे मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे, सबसे ऊंचाई कब तय करेगा, तो हम क्या करेंगे 90 डिग्री पे फेंकेंगे, तब सबसे ज्यादा हाइट पे जाएगा। जैसे ना नीरज चोपड़ा जो भाला फेंकते हैं ना, तो कितनी डिग्री पे अपना पकड़ते हैं भाला कि सबसे लंबी दूरी तय करेगा, तो 45 डिग्री पे पकड़ते हैं ताकि वो सबसे लंबी दूरी तय करे। जैसे मान लो कोई पिंड हम यहाँ से फेंकेंगे ना, तो ये 45 डिग्री पे यहाँ से कितना कोण बनना चाहिए, ये 45 बनना चाहिए। 45 बनेगा तो ये डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस आएगी, ये डिस्टेंस जो आएगी ना तो मैक्स आएगी, मैक्सिमम आएगी तब, अगर 45 डिग्री का कोण बनेगा। अगर ऐसे हाइट, ऐसे मान लो ये पिंड है, अगर ऊंचाई में सबसे ज्यादा फेंकना हो तो हम 90 के कोण फेंकेंगे, तब सबसे ज्यादा ऊंचा पहुंच पाएगा। किसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण के कारण ही जमीन पे आती हैं, तो आप क्या थे, वो थे ब्रह्मगुप्त। तो कौन था, ब्रह्मगुप्त थे। देखते हैं, अब देखो क्रिकेट की गेंद को वो किस कोण से मारना चाहिए, सेम क्वेश्चन है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारना चाहिए ताकि वो सबसे लंबी दूरी तय करे। तो कितने कोण पे, अभी बताया था 45 डिग्री के कोण पे, 45 डिग्री के कोण पे अगर मारेंगे तो सबसे लंबी दूरी तय करेगा। अगर उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे एक कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो दिया था रमफोर्ड साहब ने दिया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया, तो डेवी साहब थे। डेवी कौन था, डेवी साहब थे, जो बर्फ के दो टुकड़े लिए, उन्होंने घिस के उनको मेल्ट कर दिया, पिघला दिया था। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है, किस कारण से उच्च होगा, बॉयलर के अंदर जो होता है दाब उच्च हो जाता है, बॉयलर के अंदर दाब उच्च होना। ताप युग्म तापमापी जो होता है थर्मोमीटर, किस सिद्धांत पर काम करेगा, तो सीबेक का सिद्धांत, सीबेक के प्रभाव से। पूर्ण विकिरण तापमापी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है, तो टोटल रेडिएशन पायरोमीटर आपका स्टीफन के नियम पर आधारित है। किस नियम पे, स्टीफन के नियम पे आधारित है। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है, पूर्ण विकिरण उत्तर तापमापी द्वारा नापा जाता है, या फिर इसको कहते हैं पायरोमीटर। उच्च ताप इससे नापा जाता है, पूर्ण विकिरण तापमापी या फिर पायरोमीटर से सूर्य का तापमान नापते हैं। देखते हैं नेक्स्ट अपना है, कितना तापमान होने पर पाठ्यक्रम सेल्सियस और फारेनहाइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना ये पीटी में छपने वाला क्वेश्चन है। इस स्क्रीन से एक क्वेश्चन आएगा, पक्का सेव रहेगा। कितना तापमान होने पर पाठ्यक्रम सेल्सियस और फारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे, तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड। सेल्सियस पैमाने का 0 सेल्सियस, फारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा, तो 32 डिग्री के बराबर होगा। इसको ऐसे याद रखो, देखो सेल्सियस -0, 100 - 0, फारेनहाइट पूछा ना, F, हाँ F -32, 212 - 32। अब देखो किसके बराबर होगा, जब सेल्सियस 0 होगा तो फारेनहाइट कितना होगा, 32 होगा। जब सेल्सियस 0 होगा तो फारेनहाइट कितना होगा, 32 होगा। जब सेल्सियस 0 होगा तो फारेनहाइट कितना होगा, 32 होगा। ठीक है, मानव शरीर के ताप का अगर बात करेंगे तो 37 सेल्सियस अप्रॉक्स। अगर इसकी बात हम फारेनहाइट में करेंगे तो 98.6 फारेनहाइट। अगर अतिलघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो परमाणु घड़ियों का इस्तेमाल करते हैं हम। एक मनुष्य का तापक्रम अगर 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका फारेनहाइट में कितना होगा, आप इस फार्मूले से निकालिएगा तो 140 फारेनहाइट ही निकलेगा। ना रख के देख लो कैसे। अब देखो सी की वैल्यू कितनी रखेंगे, सी की वैल्यू 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 60 रख दिया। नीचे कितना है 100 बराबर F -32, ये कितना आएगा अपना
212 माइनस 32 तो आएगा 180। 0 0 कैंसिल, ये से तो 18 छक्का 6 8 48, 6 कम 6 और 4 10। ये माइनस का 32 है, इधर आएगा प्लस का 32 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 140। कितना फ़ारेनहाइट, एफ की वैल्यू इस फार्मूले में पुट करिए तो कितना आ जाएगा 140 फ़ारेनहाइट। अब क्या कह रहा, सब बच्चों को रटाइए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, आता भी है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, अदर एग्जामों में, अच्छे एग्जामों में रिपीट होता है क्वेश्चन। पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस पे घनत्व होगा, इसका घनत्व क्या होगा? मैक्सिमम होगा। मिनिमम क्या होगा? आयतन मिनिमम होगा। ये होगा क्यों? क्योंकि एक रिलेशन है ना, डेंसिटी बराबर m अपान v, घनत्व बराबर मास अपान वॉल्यूम। तो मास अगर बढ़ाएंगे, अगर डेंसिटी बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? घटेगा। अगर डेंसिटी घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर घनत्व बढ़ रहा है तो आयतन क्या होगा? घटेगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? घनत्व ज्यादा होता है, तो आयतन आपका कम होगा। साइकिल के ट्यूब में अधिकांश है गर्मियों में क्यों फटते हैं? क्यों फटेंगे? गर्मी के कारण ट्यूब फट जाते हैं, लेकिन इसका कारण होता है रुद्धोष्म कारण होगा इसका। अगर एक वर्ड में कहेंगे तो रुद्धोष्म होगा। किसी झील के सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधः स्थल तो में जल का क्या तापमान होगा? देखो झीलें रहे, झीलों का ऊपर का तापमान अगर 0 हो जाएगा तो झीलें जम जाएंगी, बट झीलों का जो नीचे का तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस से कभी कम होता ही नहीं है। एक क्वेश्चन इस पे पूछता भी है 4 डिग्री सेल्सियस, इस पे क्वेश्चन एक पूछता है जब झीलें जम जाती हैं तो उसमें मछलियां जिंदा कैसे रहती हैं? तो मछलियां जिंदा इसलिए रहती हैं क्योंकि उसके ऊपर का तापमान 0 डिग्री हो जाता है, ताकि जम जाता है, उसके नीचे का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बना ही रहता है। तो नीचे का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बना ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? तो स्वयं नहीं जाएंगे तो उसका कारण होगा चालन। अब देखो चालन किस में होगा? देख लो एक चीज, चालन होगा किस में? चालन होगा ठोस में। चालन होगा ठोस में। चालन जब ठोस में होगा तो इसमें इसके कण थोड़ी, इसके जो अणु है वो थोड़ी स्थानांतरण होंगे, तो उसमें कैसे होगा? एक से दूसरे से तीसरे ऐसे होगा, अणु नहीं स्थानांतरण होते। अणु किसमें स्थानांतरण होंगे? जैसे गैस में अणु स्थानांतरण होते हैं, इस स्थान की वजह से वो गर्म होता है। तो ठोस में क्या होगा? चालन होगा, और इसके अणु एक साथ एक दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट अपना है, द्रव्यों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? देखो द्रव्यों और गैसों में, अब एक चीज आप सही से समझ लीजिए। देखो अगर बात चालन की होगी, चालन किस में होगा? चालन किस में होगा? ठोस में। ठोस में होगा। और संवहन किस में होगा? संवहन किस में होगा? तो ये गैस में होगा। और किस में होगा? द्रव्य में। गैस और द्रव्य में। और विकिरण किस में होगा? विकिरण किस में होगा? ये होगा किरणों में या रेडिएशन में। अब देखो कह रहा द्रव्यों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किससे होगा? द्रव्यों और गैसों में किससे हो रहा है? संवहन से। किससे होगा? संवहन से। कह रहा है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का आना तो कैसे आएगी? वो आएगी किरणों द्वारा।
किरणों द्वारा, तो किरणों द्वारा आएगी तो क्या हो जाएगा, विकिरण। विकिरण तो क्या हो जाएगा, विकिरण। इसमें क्वेश्चन और पूछेगा, वायुमंडल का गर्म होना। तो जब वायुमंडल गर्म हो रहा ना, तो वायुमंडल में तो गैसेस हैं, गैसें हैं, तो जब गैसें हैं तो कैसे गर्म होगा, संवहन द्वारा। वायुमंडल का गर्म होना संवहन, और सूर्य से पृथ्वी तक किरणों का आना विकिरण। याद रखिएगा इसको। उष्मा के स्थानांतरण के कि किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है। माध्यम किसमें आवश्यक नहीं है, देखो किसमें माध्यम आवश्यक नहीं। अब मान लो, देखो द्रव माध्यम है, ठोस माध्यम है, गैस माध्यम है, किरण कोई माध्यम है, किरण कोई माध्यम है, तो किसमें आवश्यकता नहीं, विकिरण में कोई भी माध्यम आवश्यक नहीं है। अब देखो उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते, तो क्या होगा, विकिरण। माध्यम के कण गति नहीं करते, कौन सा है, विकिरण। आणविक संघटक, आणविक संघटक के द्वारा उष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। अब देखो आणविक संघटक के द्वारा उष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाएगा। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है, तो अवरक्त किरण। अवरक्त किरण सूर्य विकिरण के भाग को, सूर्य विकिरण का भाग सोलर कुकर को गर्म करता है, तो अवरक्त किरण। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन का कौन सा सबसे उच्च है। तो देखो ऊपर सफेद नीचे काला, तो ऊपर सफेद नीचे काला, क्यों, देखो सफेद है तो सफेद उष्मा का क्या होता है, रिफ्लेक्टर होता है, परावर्तक होता है, तो उष्मा पड़ी, रे पड़ी, परावर्त हो गई। ब्लैक क्यों नहीं ऊपर, ब्लैक उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा का अवशोषण कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, तो इस वजह से उसमें तो और गर्मी लगेगी। अगर ब्लैक ऊपर कर देंगे तो ऊपर सफेद होगा नीचे ब्लैक होगा। देखो इसमें अब आगे आगे क्या है, किस विधि से उष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलाई की जाती है, तो विकिरण के लिए, ताकि विकिरण को होने से रोक पाए। किसमें सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा होगी, तो जल में। किसमें विशिष्ट उष्मा होगी, तो जल में। शुद्ध पानी में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर, शुद्ध पानी है, शुद्ध पानी बिल्कुल बढ़िया पानी लो, कोई अन्य पदार्थ मिला दो तो उसका गलनांक जो है ना, गलनांक वो क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा, कम हो जाएगा, उसका गलनांक घट जाएगा। अशुद्धि मिलाने पे, आप एक लाइन याद रखे होंगे, अशुद्धि मिलाने पर बर्फ का गलनांक कम हो जाता है। अशुद्धि मिलाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, कम हो जाता है। अपद्रव्यों को मिलाने से एक गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सिंपल है, क्या करें, अशुद्धि मिलाने पे द्रव का गलनांक घट जाता है। चावल को पकाने में कहीं अधिक समय लगेगा, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा, तो कहाँ अधिक समय लगेगा, जितनी ऊंचाई पे आप बढ़ते जाओगे उतना ही खाना बनाना टफ होता जाएगा। बट वाई, क्योंकि ऊपर जितना बढ़ोगे, मान लो यहाँ नीचे से ऊपर बढ़े आप ना, यहाँ नीचे ऊपर बढ़े हो, तो यहाँ पे जो होगा दाब कम होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, दाब कम होगा, दाब कम होगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब दाब कम हो गया, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, तो सिंपल है, खाना बनाना मुश्किल पड़ेगा। अब मान लो कोई चीज यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे खोल रही है, ठीक, तो यहाँ पे कितने पे खोलेगी, यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर खोलेगी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर खोलेगी, तो कहाँ खाना बनाना मुश्किल होगा, आपको ऊंचाई पे जितना चले जाओगे, माउंट एवरेस्ट पे। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्पन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, उसके क्वथनांक से मतलब बॉइलिंग पॉइंट से उसके वाष्प में, बॉइलिंग पॉइंट से वाष्प में, तो क्या कहेंगे, ये इसको दूसरे तरीके से पूछ क्या रहा है कि आपका बॉइलिंग पॉइंट से उष्मा, मतलब लिक्विड से उष्मा, तो किसमें लिक्विड से उष्मा होगा, वाष्पीकरण होगा। नेक्स्ट 56वां क्वेश्चन है, आंतरिक ऊर्जा के
आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना उष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? तो आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना उष्मागतिकी के प्रथम नियम से मिलेगी। उष्मागतिकी के प्रथम नियम, उष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा के संरक्षण की पुष्टि करता है। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड का 2 गुना, क्या पूछा है? 2 गुना, तो कितना होगा? 160 फ़ारेनहाइट। किसी वस्तु की ये विशिष्ट ऊष्मा किस ताप पर निर्भर करती है? तो उसके पिंड के द्रव्य पर। सेल्सियस में ताप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होगा? तो 27 सेल्सियस। ब्लैक बॉडी, जो ब्लैक होल बोलते हो आप, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकता है? सब चीज का, सारी चीजें, केवल उच्च तरंग दैर्ध्य वालों का, केवल उच्च तरंग दैर्ध्य जिनकी होगी उनको अवशोषण कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने का ज्यादा ठंड महसूस करते हैं? साफ मौसम में अगर थोड़ा भी बादल रहता है तो हम गर्मी महसूस करते हैं, सफोकेशन महसूस करते हैं, पसीना भी ज्यादा उसमें आता है। तो किसमें? साफ मौसम में हम ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं, ठंडा महसूस करते हैं। चीनी मिट्टी के घड़े पे कौन सी क्रिया होती है ताकि उसमें पानी ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण होता है। क्या होगा? उसमें वाष्पीकरण की क्रिया होगी घड़े में, ताकि वो पानी ठंडा बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है प्रद्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो आपके गाल्टन बाबा हैं। गाल्टन ने सीटी बजाकर पराश्रव्य तरंगों का उत्पन्न किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ध्वनि का तारत्व किस पे डिपेंड होगा? तो आवृत्ति पे। तारत्व किस पे? ये है अपना तारत्व किस पे डिपेंड होगा? किस पे निर्भर करेगा? तो आवृत्ति पे। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई के लिए कौन सा परस्रव्य तरंगे? चिमनी की सफाई किससे की जाएगी? या फिर विमानों के आंतरिक भागों की सफाई किससे होगी? पराश्रव्य तरंगों से। मनुष्य को ध्वनि कंपन के अनुभूत किस आवृत्ति सीमा में होती है? देखो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज कि ये इनको बोलेंगे क्या? ये ऑडियोबल रेंज या फिर श्रव्य किरणें जिनको मनुष्य सुन पाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अपना है लगभग 20 सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? सिंपल सी बात है, ठोस में ध्वनि की गति मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट है ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी और पतली होगी? तो पिच के कारण, तारत्व के कारण मोटी और पतली सुनाई देती है। किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होगा? तो जेट के कारण। जेट या हवाई जहाज की उड़ान भरने से सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होगा। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित होती है? तो ध्रुवण। कौन सी प्रकाश और ध्वनि में? दोनों में। ना गलत है। ध्रुवण की घटना केवल संभव है प्रकाश में, आपकी ध्वनि में संभव नहीं है। ध्रुवण की घटना किसमें संभव है? प्रकाश में। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितना समय होता? तो देखो ध्वनि का प्रभाव और आंख में देखने का प्रभाव 1/10 सेकेंड। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं।
एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि, जो बोल रहा है उसकी खुद की ध्वनि, प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी पर खड़ा होना चाहिए? तो 17 मीटर। ये कितना है? ये 56 फीट या 17 मीटर। 56 फीट या 17 मीटर, 56 फीट या 17 मीटर। अब देखो, स्टेथोस्कोप जो होता है ध्वनि पे किस सिद्धांत पे काम करेगा? तो परावर्तन के सिद्धांत पे। स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर लोग कान में लगा के ऐसे चेक करते हैं ना, तो किस पे काम करेगा? परावर्तन के सिद्धांत पे काम करेगा। पास आती रेलगाड़ी की सीटी आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, इस घटना को हम क्या कहेंगे? इस घटना को डाल्टन का प्रभाव कहेंगे। कि जो आदमी, जैसे मान लो किसी से बात कर रहे हैं, बात करते करते वो दूर तक जा रहा है, तो हमको क्या होता है? आवाज कम आती रहती है ना, ये लगता है कि कम सुनाई दे रहा। एक टाइम ऐसा आता है कि हमको बिल्कुल नहीं सुनाई देता है, तो वो किस कारण होता है? डॉपलर के इफेक्ट से होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट है अपना नेक्स्ट है, किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो रात दृष्टि, रात में देखने के लिए किसका? अवरक्त तरंगों का यूज किया जाता है। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि वेग उसका 332 मीटर पर सेकेंड हो, तो वो वायुयान की चाल कितनी होगी? तो कितनी हो जाएगी? अब इसका 2 मैक है और उसकी वेग ये है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 664 मीटर पर सेकेंड उसकी चाल हो जाएगी। लगभग अगर 20 सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो आपकी लोहा में या फिर इस्पात में या फिर ठोस में। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो क्या कहलाएगा? पराश्रव्य तरंग। सोनोग्राफी। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं करती? शून्य में मतलब निर्वात में। तो निर्वात में कौन सी तरंगे संचरण या फिर नहीं चल सकती? तो क्या कौन सा होगा? ध्वनि तरंगे आप निर्वात में वहन नहीं करते। फिर वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजरेखन के लिए प्रयुक्त होता है, क्या कहलाता है? तो सोनार कहते हैं। जो ध्वनि तरंग, जो सोनार का यूज क्या करेंगे हम? समुद्र में इसका यूज करते हैं कि कोई बड़ी चीज, जैसे बर्फ का आइसबर्ग तो नहीं आ रहा उसके नीचे, तो उसको क्या करता है सोनार? उसमें पराश्रव्य तरंगे यूज होंगी और टकरा के तुरंत वो वापस आ जाता है। तो किसमें? नेविगेशन में यूज करते हैं सोनार। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ है, ध्वनि अनुदैर्ध्य है। ध्वनि कौन सी है? ध्वनि है अनुदैर्ध्य। ध्वनि अनुदैर्ध्य है, प्रकाश अनुप्रस्थ है। और ये दोनों कौन सी? दोनों यांत्रिक तरंगे हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया? तो हाइजेनबर्ग के द्वारा। किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? तो ध्रुवण की। यही बता रहे थे ना कि ध्रुवण की घटना केवल प्रकाश में संभव है, ध्वनि में संभव नहीं है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो मैक्सवेल ने। तो प्रकाश के ध्वनि चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? मैक्सवेल साहब ने। देखते हैं नेक्स्ट अपना है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो ग्रेमाल्डी
विवर्तन मतलब छोटी चीज की परछाई नहीं बनती, बड़ी चीज की परछाई बनती। छोटी चीज मतलब बाल को अगर लाइट के सामने ऐसे रख दो तो देखोगे परछाई नहीं बनेगी। अब जैसे बड़ी चीज छोटी चीज ऐसे रखोगे तो इसकी परछाई बनेगी, बट इधर से भी परछाई आ जाएगी, उधर से भी परछाई आएगी, तो आप उसको समझ नहीं पाओगे इसकी परछाई बनी है कि नहीं बनी है। कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में होती, दोनों में घटित नहीं होती है? तो ध्रुवण की घटना केवल प्रकाश में संभव है, ध्वनि में संभव नहीं है। ध्रुवण की घटना प्रकाश में संभव है, ध्वनि में संभव नहीं है। कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो व्यतिकरण का सिद्धांत। व्यतिकरण का सिद्धांत जो है प्रकाश के तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगेगा? लगभग 1.3 सेकेंड। 1 मिनट 1 मिनट 3 सेकेंड के आसपास मिलेगा। 1 मिनट 3 सेकेंड के आसपास टाइम लगता है। सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगी? तो लगभग 8 मिनट 22 सेकेंड के आसपास टाइम लगता है। वायु में प्रकाश की चाल तो कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू। अब इसकी खोज की बात करेंगे तो रोमन साहब ने इसकी खोज की थी, रोमन साहब। देखते हैं नेक्स्ट है अपना सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो क्रीट भाग दिखाई देता है, कोरोना भाग दिखाई देगा। कौन सा भाग? कोरोना भाग दिखाई देगा। कौन सा भाग दिखाई देगा? कोरोना भाग दिखाई देगा। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का ऊपर की ओर उठा प्रतीत होगा, अपवर्तन के कारण प्रतीत होगा। प्रकाश का अपवर्तन के कारण। पानी में डूबी हुई क्षण किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होगी? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण। किसके कारण प्रकाश नीला दिखाई देगा? प्रकाश नीला दिखाई देगा। सूर्य डूबने पर डूबते समय लाल रेड दिखाई देगा। तो जब रंग की बात करें तो प्रकीर्णन, जब रंग की बात करें तो प्रकीर्णन, जब प्रतीत की बात करें तो अपवर्तन, और जब रिफ्लेक्ट होके चिकनी सतह से रिफ्लेक्ट होके चलिए वापस चले जाएं तो परावर्तन। हीरे का चमकना, मरीचिका का बनना और आपका ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकती हैं। कह रहा है इंद्रधनुष में किस रंग का प्रक्षेपण फैलाव सबसे अधिक होगा? तो बैंगनी का फैलाव सबसे ज्यादा होगा। सबसे कम की बात रहेगी तो लाल का होगा, लाल सबसे कम फैलेगा। सूखी बालू चमकीली क्यों दिखाई देती है जबकि गीली बालू चमकीली नहीं दिखाई देगी? तो परावर्तन के कारण ये ऐसा होगा। परावर्तन के कारण जो सूखी बालू होगी उस पर रेज पड़ेंगी, रिफ्लेक्ट होकर बाहर चली जाएंगी तो चमकीली दिखाई देगी। अगर गीली रहेगी तो अब्जॉर्ब कर लेगी उसको और चमकीली नहीं दिखाई देगी। पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक दर्पण प्रयुक्त होता है? तो पेरिस्कोप बनाने में समतल दर्पण का यूज किया जाता है। 45 डिग्री पे समतल दर्पण फिक्स किए जाते हैं। पेरिस्कोप का अगर यूज की बात करेंगे तो हम समुद्र में भी रह के समुद्र के सतह पर कौन सी क्रियाएं हो रही हैं उसको देख सकते हैं। ज्यादातर लोग नेविगेशन में इसको यूज करते हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो कौन सी घटना होगी? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। कौन सी? बहुलित परावर्तन या व्यतिकरण की घटना होगी। देखते हैं नेक्स्ट अपना है कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण लगाया जाता है? तो हमने एक बार बताया अपने सेशन में भी कि पीछे की तरफ देखना हो और रोड लैंप में, जो पीछे की तरफ हम मिरर लगाते हैं अपनी गाड़ियों में, और रोड लैंप में कौन सा? उत्तल दर्पण। बाकी कुछ भी बोलेगा तो अवतल दर्पण टिक करके आना है। मानव आंख में रेटिना यहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा। वास्तविक उल्टा। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी होती
तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या इनफाइनाइट, अनंत होगी। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण में 60 डिग्री का कोण आनत है तो उसके बीच खड़े व्यक्ति को कितने प्रतिबिंबित दिखाई देंगे? कितने? 5। 60 डिग्री का ऊपर कोण आनत है जो, तो 5 दिखाई देंगे। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं किस कारण से? किस कारण से? समांतर डायोप्टर किसकी इकाई है? तो डायोप्टर इकाई है आपकी लेंस की क्षमता की। अगर ध्वनि की क्षमता की बात करें, ध्वनि किसकी यूनिट? ध्वनि की यूनिट क्या होगी? तो डेसिबल, डीबी होगी ध्वनि की। अगर ध्वनि की, हाँ ध्वनि में दो चीजें पूछेगा, एक तो इसकी यूनिट पूछेगा, एक तो इसका वेग का भी पूछेगा। ध्वनि का वेग पूछे तो वेग की बात करें ना, ध्वनि का वेग तो मीटर पर सेकंड। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है? तो श्वेत प्रकाश तो आप जानते हो 7 रंगों के मेल से बनता है श्वेत प्रकाश। किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगा? तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा अधिकतम होगा लाल का, एनर्जी सबसे कम होगी लाल की। बाकी अगर एनर्जी सबसे ज्यादा की बात करेंगे तो बैंगनी की, तरंग दैर्ध्य सबसे कम बैंगनी की। देखो इसको एक चीज ऐसे याद रखिए ना, तरंग दैर्ध्य ज्यादा तो लाल, ठीक। तरंग दैर्ध्य ज्यादा, बाद बाकी जितनी चीजें हैं सब कम होंगी। तरंग दैर्ध्य ज्यादा, बाद कितनी भी चीजें हैं सब कम होंगी, तो कौन? लाल। तरंग दैर्ध्य कम, बाद बाकी कितनी भी चीजें रहेंगी वो सब ज्यादा, तो बैंगनी। तो कौन सी चीज? बैंगनी। ये दो चीजें याद रखिए, इससे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहेंगे। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होगा? तो आपका लाल का सर्वाधिक होगा। कम की बात करता तो बैंगनी। देखते हैं नेक्स्ट है, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश का रंग का दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? ब्लैक दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। कैसा? काला दिखाई देगा। अगर फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की सतह कार्य करता है? तो काला वाला भाग। कौन सा? फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो काला वाला भाग रेटिना की जैसे काम करता है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो कैमरे में जो उपयोग में लाया जाता है, तो जैसे उत्तल लेंस कैमरे के जो भाग में लाया जाता है उपयोग में, तो उत्तल लेंस। कैमरा और दूरबीन में मानव की आंख का प्रतिबिंब का भाग बनता है कैसा? उत्तल बनेगा। वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश कैसा दिखाई देगा? कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो फिल्म वाला भाग। कौन सा? फिल्म। कैमरे में किस प्रकार का लेंस यूज में लाया जाता है? तो कैमरे में जो लेंस लगा होगा वो उत्तल लेंस लगा होता है। मानव की आंख वस्तु की प्रतिबिंब किस भाग पर बनती है? तो रेटिना पर बनेगी। कहां? रेटिना पर। आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो जो आंख में प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करेगा वो करेगा आपका आइरिस। कौन करेगा? आइरिस करेगा। नेत्रदान के समय जो आंख में नेत्रदान की जाती है तो क्या की जाएगी? तो कार्निया की जाएगी।
क्या की जाएगी? कार्निया, कार्निया की जाती है। थोड़ा मिसप्रिंट है, देख लीजिए। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होगी। कितनी? 25 सेंटीमीटर। यदि कोई ये व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, तो स्पष्ट अगर नहीं देख पाता, समझो निकट की देख पाता है, तो कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष। कौन सा? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। अगर दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो उसमें दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति में जब लेंस का प्रयोग कौन सा करेंगे? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। कौन सा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। अगर चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए कि उन्हें चश्मा पहने? तो कौन सा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। देखते हैं नेक्स्ट है अपना, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी को स्पष्ट नहीं देख सकता, तो कौन दृष्टि दोष होगा? दूर दृष्टि दोष होगा। कौन सा? दूर दृष्टि दोष होगा। अगर 1 मीटर से कम दूरी को स्पष्ट नहीं देख सकता, तो कौन सा? दूर दृष्टि दोष होगा। घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? आवर्धक लेंस का। संचार में प्रयुक्त फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर केवल किस सिद्धांत पे कार्य करेगा? तो TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को पैदा करते हैं नली में। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो आप बताइए, प्रकाश की गति सबसे न्यूनतम किस में होगी? प्रकाश की गति देखो, ठोस या द्रव या गैस, तो प्रकाश की गति सबसे न्यूनतम किसमें होगी? द्रव्य में। ठोस में निर्वात का नाम आपका प्रकाश की गति करेगा नहीं, तो किसमें होगा? द्रव्य में। अब ठोस में तो बिल्कुल गति करेगा ही नहीं करेगा, तो द्रव्य में। द्रव्य और गैस में से द्रव्य में करेगा। उसका ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कैसा ऑप्शन दे रहा है। दूर की वस्तुओं को निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप से प्रवाहित होते हैं? प्रकाश तरंग से। कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो क्रूक्स कांच विच्छेदन कर सकता है। प्रकाश के प्रकारों में से एक किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो नीले और लाल प्रकाश जब होगा, नीला और लाल प्रकाश होगा तो तीव्र अवशोषण होगा, जिसमें सबसे ज्यादा अवशोषण नीले में होगा, उससे कम लाल में होगा। देखते हैं नेक्स्ट है अपना, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में जाएंगी कि तब कौन परिवर्त के प्रभावित होंगे? देखो, केवल तरंग दैर्घ्य और वेग प्रभावित होगा, बाकी आवृत्ति वैसे ही बनी रहेगी। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए हम कौन सा लेंस उपयोग में लाएंगे? उत्तल लेंस का प्रयोग। निकट दृष्टि दोष नतोदर भी इसको बोलते हैं। उत्तल लेंस
या निकट है ना, निकट है तो कॉन्केव मतलब अवतल, 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 उत्तल नहीं अवतल, उत्तल, उत्तल नहीं होगा, अवतल होगा। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार के का प्रतिबिंब बनाएगा? आभासी प्रतिबिंब। उत्तल लेंस, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाएगा? आभासी, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। इसको याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आता है। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाएगा? आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। किस तिथि को दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होगी? तो 21 जून को, 21 जून को छाया सबसे छोटी होगी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है यूपीपीटी का, यूपीपीटी का आया हुआ। फोटोन किसका मूलभूत यूनिट है? तो प्रकाश की यूनिट फोटोन भी है। विकिरण, विकिरण की कण प्रकृति की पुंज किससे की जाती है? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव से। अब आबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो सिलिंडरी लेंस, सिलिंडर प्रकार का ऐसा प्रयोग करना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है अपना? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जा सकता है? प्रत्यावर्ती धारा से दिष्ट धारा में, मतलब एसी से किसमें? डीसी में। किससे? रेक्टिफायर से हम एसी को डीसी में बदल सकते हैं, रेक्टिफायर से। बिजली के बल्ब का फिलामेंट की बात करेंगे तो टंगस्टन। फिलामेंट किससे बना होगा? टंगस्टन। और बल्ब में जो गैस भरी होगी नाइट्रोजन प्लस आर्गन भरी होगी। अगर फिलामेंट, अगर टंगस्टन का सिंबल की बात करेंगे तो डब्लू, अगर इसके टेम्परेचर की बात करेंगे तो 3388 सेंटी सेल्सियस। ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट में वैव ऊर्जा का लगभग कितना प्रकाश में परिवर्तित होता है? तो ट्यूबलाइट में लगभग 60 से 70% प्रकाश परिवर्तित होता है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। अगर इसकी धातु की बात करेंगे तो किसका बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का। ये रोकेगा किसको? वज्रपात को रोकता है। वज्रपात मतलब जो बिजली गिरती है उससे बचाता है इनको। मानव शरीर में शुष्क के विद्युत प्रतिरोध का परिणाम की कोटि क्या है? तो 10 डिग्री ओम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का यूज किया जाता है। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप सिलिकॉन और जर्मेनियम की बनी होंगी। किसकी? अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम की बनी होंगी। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? अर्धचालक बोलेंगे। उस पदार्थ को क्या बोलेंगे? अर्धचालक बोलेंगे। अगर स्थिर विद्युत प्रति अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए स्थिर विद्युत अवक्षेपित का प्रयोग वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट है अपना लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो डोमेन, उसको बोलेंगे डोमेन। क्या बोलेंगे? डोमेन। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो उत्तर और दक्षिण दिशा में टिकेगी। उत्तर और दक्षिण दिशा में टिकेगी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किसको बनाने के लिए किया जाता है? तो जनरेटर बनाने के लिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होगा? तो
तो पृथ्वी किस दिशा में होगी? दक्षिण से उत्तर दिशा में होगा। जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसका परमाणु संख्या कितनी होगी? परमाणु संख्या आपकी 4 होगी। परमाणु संख्या, जिस तत्व में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या 2 ही होगी, 4 नहीं होगी, 2 होगी। पृथ्वी की आयु निर्धारण किस विधि द्वारा होता है? तो यूरेनियम द्वारा हम पृथ्वी की आयु का निर्धारण कर सकते हैं। अगर कार्बन 14 से बात करें, कार्बन 14 का यूज किस लिए करते हैं, तो कार्बन 14 का हम यूज अपने जो जीवाश्म होते हैं उनकी आयु का पता लगाने के लिए, किसका? जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए कार्बन 14 का यूज किया जाता है। किसका? जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए। जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए कार्बन 14 का यूज किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O डिटोरियम ऑक्साइड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है। मंदक मतलब अभिक्रिया को धीमा करने के लिए यूज में लाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट है कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? कुलिज नलिका का प्रयोग हम क्या उत्पन्न करने के लिए? एक्सरे उत्पन्न करने के लिए करते हैं। परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ये भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती? तो ऊर्जा जो निकलेगी, द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन। सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर अशुद्धियां किस लिए मिलाई जाती हैं? क्योंकि उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। अशुद्धि मिलाने से चालकता बढ़ जाती है, ये याद रखिएगा। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? तो बन जाएगा आपका सेमीकंडक्टर यूरेनियम, बाह्य सेमीकंडक्टर यूरेनियम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाएगा? कौन सी धातु का उपयोग किया जाएगा? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उत्पन्न होगा? तो आप यूज करते हैं यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम का यूज करते हैं। धातु की बात करेगा तो यूरेनियम U-235। ठीक है। अगर कृष्ण चित्त ब्लैक होल की बात करें, ब्लैक होल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ब्लैक होल आपका प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने। अगर हम नोबेल पुरस्कार, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने किसकी खोज की थी? तो किसने किसकी खोज की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। ब्लैक होल का प्रतिपादन किसने किया था? तो ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन आपका किसने किया था? इसको भी देख के बता रहे हैं, ये चंद्रशेखर ने किया था शायद, अभी कंफर्म करके बताते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट है
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा उपयोग में लाया जाता है, तो ये होगा स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप स्टेथोस्कोप कौन सा? स्टेथोस्कोप। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? किस चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक से सम्मान में रखा गया? एक्सरे की खोज की बात करेंगे तो रोंटजन ने। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो साइक्लोट्रॉन उच्च तापमान मापने के लिए भी किया जाता है। पायरोमीटर का प्रयोग उच्च तापमान नापने के लिए भी किया जाता है। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या करने के लिए किया जाता है? तो कुलिज नलिका का प्रयोग हम क्या करते हैं? एक्सरे उत्पन्न करने के लिए कुलिज नलिका का प्रयोग करते हैं। तो अब कैसा लग रहा है आप लोगों को? कैसी लग रही है आज की क्लास? कमेंट में जरूर बताते रहिएगा और इसको बार बार देखते रहिए। 2 के स्पीड में, 1.5 की स्पीड में कर लीजिए, सुनते रहिए, इसको लगा के रख लीजिए, सुनते रहिए। जो हम बोल रहे हैं उस पर फोकस करिएगा, जो लिखा है उस पर भी करिएगा, बट जो बोल रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस करिएगा। वो चीजें माइंड में डायरेक्ट इंटैक्ट करेंगे, अपने आप चीजें आने लगेंगी। अगर 3-4 बार आप रिपीट कर लेंगे अपने आप चीजें आएंगी। ठीक है, अभी अपना दूसरा सेगमेंट स्टार्ट होगा केमिस्ट्री का। जो आपने कंप्लीट किया है वो फिजिक्स का था। फिजिक्स में लगभग आपके 200 के अप्रॉक्स क्वेश्चन थे, 170-180 के आसपास, जिसमें अगर एक्सप्लेन पूरा सम्मिलित कर लेते हैं तो 200 के आसपास, 200-250 के आसपास हो जाता है, जो कि आपके पीटी के एग्जाम के लिए सफिशियंट है। आप अगर बार बार देखोगे उस चीज को, बस गलती नहीं करके आनी है। क्वेश्चन यहीं से बनेगा, जो जितना बता रहे हैं यहीं से बनेगा, बट गलती नहीं करनी है आपको। जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको उसका जवाब दे के आना है। वो कैसे दोगे? बार बार देखोगे, बार बार पढ़ोगे, बार बार वीडियो देखो। देखना क्या, चला के रख देना है, सुनना है बस हमको, हम क्या कह रहे हैं वो आवाज पे फोकस करना है बार बार। तो स्टार्ट करते हैं। अब क्या, अब केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री में लगभग 150-170 क्वेश्चन है। वो चल शुरू करते हैं। तो केमिस्ट्री में जो पहला क्वेश्चन है अपना, कौन सा पदार्थ प्रकृति की तीनों अवस्थाएं हैं? तीनों अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। उसमें जो जल होता है H2O जल होता है, तो ठोस में भी पाया जाएगा, द्रव में भी और गैस में भी। ठोस में कैसे? बर्फ बन गया तो ठोस हो गया, लिक्विड बन गया तो पानी हो गया, और अगर वाष्प हो गया, इवापोरेशन उसका हो गया, वाष्पीकरण हो गया तो द्रव हो गया, तो वाष्पीकरण हो गया तो गैस हो गया। तो तीनों अवस्थाओं में जो पाया जाता है तो एकमात्र वो होता है जल। क्या होगा? जल होगा। ठीक है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? कणाद ने कहा था। कणाद ने कि विश्व के प्रत्येक पदार्थ एक सूक्ष्म कण से मिलकर बना है। तो वो किसने बोला था? कणाद का नियम बोलता है। परमाणुओं में एक कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समान संख्या में स्थित होते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किया था मिल्कन साहब ने। किसने? मिल्कन साहब ने। रदरफोर्ड के प्रतीक परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? परमाणुओं में न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने किया?
डी ब्रॉगली ने। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण है? तो कौन सा होगा? परमाणु सबसे छोटा कण है। किस न्यूक्लियर कण में एक कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता? तो कौन सा? न्यूट्रॉन। बिकॉज न्यूट्रॉन क्या होगा? पावर, इसका जो चार्ज होगा 0 होगा, तो कोई भी आवेश नहीं होगा न्यूट्रॉन में। अगर प्लस की बात करें तो क्या होगा? प्रोटॉन में। इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? तो नेगेटिव चार्ज होगा। देखते हैं नेक्स्ट है अपना, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व के द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो द्रव्यमान संख्या होगी 2 प्रोटॉन के बराबर ही 2 होगा, यहाँ पे 4 नहीं होगा, 2 होगा। 2 आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। अब एकचा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? नाभिक में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो विपरीत चक्रण होंगे। विपरीत चक्रण, जैसे आप ऐसे बनाते हो ना, देखो एक को ऐसे लिखते हो, दूसरे को ऐसे लिखते हो, तो एक ही कक्षा में पाए जाएंगे तो क्या होगा? विपरीत चक्रण होगा। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तथा परमाणु भार 12 है, तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? तो देखो, जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही उसका प्रोटॉनों की संख्या होगी। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक 6 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी 6 होगी। अल्फा और बीटा किरणों की खोज के लिए अब कौन अल्फा और बीटा की खोज के लिए? रदरफोर्ड जाने जाते हैं। रदरफोर्ड, नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो अगर भेदन क्षमता की बात करेंगे तो गामा रेज की सबसे अधिक होगी, उससे कम बीटा की होगी, उससे कम अल्फा की होगी भेदन क्षमता। अगर भेदन क्षमता को छोड़ के बात करें तो अल्फा बीटा गामा। समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाता है? तो सीसा में बदल जाता है। रेडियो सक्रिय जितने भी पदार्थ हैं जो अंतिम रूप उनका होता है तो ग्लास कांच ही होता है। रेडियो एक्टिविता तत्व का नाम उनके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया। वो कहाँ के थे? पोलोनियम के थे। पोलोनियम। देखते हैं नेक्स्ट है यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? तो यूरेनियम या पोलोनियम की जरूरत होती है। किस प्रकार की ही अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होगा? तो किससे? न्यूट्रॉन के विखंडन अभिक्रिया से। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या के उपस्थित के कारण होता है? तो न्यूट्रॉनों के डिफरेंस से। किसके? न्यूट्रॉनों के डिफरेंस से। चट्टानों की आयु का पता लगाने के लिए हम यूरेनियम का यूज करते हैं। कार्बन 14 का यूज हम करते हैं अपनी पृथ्वी के अंदर जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए। रक्त कैंसर में ल्यूकेमिया का नियंत्रण के लिए की जाने वाली आइसोटोप्स तो कार्बन 60 या कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है। विद्युत चलात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाएगा? तो अवकरण। क्या बोलेंगे? अवकरण बोलेंगे। कौन सा पदार्थ आक्सीकारक तथा अवकरण दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट होता पदार्थ है जो आक्सीकरण और अवकरण दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है। एक क्वेश्चन और पूछेगा, ऑक्सीकरण और अवकरण, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन
दोनों क्रियाएं करेंगे तो उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? उसको रेडॉक्स बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक कौन सा है? तो F2O। अब अम्ल और भस्म मतलब क्षार, अम्ल और क्षार के परीक्षण के लिए हम लिटमस पत्र का यूज करते हैं। सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया करके कौन सी गैस निकलेगी? तो अम्ल धातुओं से प्रक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निष्कासित करते हैं। कौन सी? हाइड्रोजन गैस निष्कासित करते हैं। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। एक वयस्क के ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, 7.4। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? यह कहा था डेवी साहब ने। कौन से? डेवी साहब ने बोला था। देखते हैं नेक्स्ट अपना, वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस सा व्यवहार करती है? वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस सा व्यवहार करती है? तो निम्न दाब और उच्च ताप। जब उच्च ताप होगा और निम्न दाब होगा, तब वो आदर्श गैस की तरीके से व्यवहार करेगी। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो 2 गुना होता है। कितना? 2 गुना। ताप एवं दबाव की इस समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? तो अणु की। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण विधि में प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? तो आपका आर्सेनिक सल्फाइड विष का काम करेगा। किसमें? प्लेटिनम उत्प्रेरक में। कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का काम करेगा? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो जाइमेज। किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटाक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो संपन्स प्रक्रम। सस्पेंस प्रक्रम। देखते हैं नेक्स्ट। एलपीजी में मुख्य घटक होगा ब्यूटेन और प्रोपेन। कौन सा? ब्यूटेन और प्रोपेन। इसमें जो गंध आएगी तो इथाइल मरकैप्टान की आएगी। जो गंध आएगी इथाइल मरकैप्टान पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आएगा मिथाइल मरकैप्टान। अगर दोनों में से इथाइल मरकैप्टान पहले पे तो इथाइल मरकैप्टान पहले मांगना। दोनों सल्फर के यौगिक हैं। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस में जो गंध युक्त बनाया जाता है, वही क्वेश्चन आ गया। तो उसमें कौन सा होगा? गंध युक्त बनाया जाता है तो इथाइल मरकैप्टान। कौन सा? इथाइल मरकैप्टान। वाटर गैस या जल गैस या प्रोड्यूसर गैस होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा, जल गैस या प्रोड्यूसर गैस। अब दूसरा एक और पूछेगा, कोयले की विभिन्न किस्मों में से एक किसमें कार्बन की प्रतिशत सबसे अधिक होगी? तो एंथ्रेसाइट। किसमें? एंथ्रेसाइट में सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल होगा, जो वो एंथ्रेसाइट होगा। प्योरेस्ट फॉर्म होता है कोल का तो एंथ्रेसाइट होगा। अग्निशामन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा? तो किससे करेगा? गंधक अम्ल से सोडियम बाइकार्बोनेट को
अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है? कौन सा? आग की गर्मी प्राप्त कर या कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस गैस उत्पन्न करता है। देखते हैं नेक्स्ट है पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार की अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो पेट्रोल से आग लगी हो तो या तो बालू यूज करेंगे, सैंड, या फिर झाग वाली चीजें यूज करेंगे। क्या? झाग वाली। पानी कभी भी यूज नहीं करेंगे उसमें। अब देखो किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी दी थी? तो मेंडलीफ ने। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फादर बोलेंगे तो मोजले साहब। कौन से? मोजले साहब। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया? मोजले साहब ने। किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित परमाणु संख्या के आधार पे मॉडर्न टेबल, अगर पुरानी मेंडलीफ ने किसके? परमाणु भार के आधार पे टेबल को सजाया था। सोडियम हाइड्रोक्साइड सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम कास्टिक सोडा होता है। कास्टिक सोडा। रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट व डेक्साट्रेट। मैग्नीशियम धातु का निष्कासन मुख्यतः किससे होता है? कार्नालाइट से। एल्युमिनियम किसमें घुल हुए शुद्ध एल्युमिनियम और ऑक्साइड के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो किससे? क्रायोलाइट से। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में, और दूसरे सेशन में देखेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा, उसमें कितना आप रिवाइज कर पाए, कितने सही कर पाए। अब देखो, इसको देखने का एक बार आप देख लोगे, चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि आप उतनी सारी चीजें एक बार में देखना पॉसिबल नहीं होता। तो इसको बार बार रिपीट करो, बार बार देखो, 2 पे देखो, 1.5 पे देखो, और ज्यादातर कोशिश ये करो कि इसको सुने, एकाग्र होके सुने, चला के रख दें, सुनते रहें। इसको जो हम बोल रहे हैं वो चीज जानी चाहिए आपकी माइंड में। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि हम उस चीज को टैकल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। चलो, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। बाकी ये सीरीज चलती रहेगी जब तक पीटी का आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। आपका पेपर में मिला लेना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, सारे क्वेश्चन इसी से रहने वाले हैं। तो थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो। थैंक यू।